दिसंबर की जमा देने वाली सुबह थी। घना कोहरा हर चीज को अपनी सफेद चादर में लपेटे हुए था और गुलबर्ग के उस पुराने विशाल बंगले की ऊंची दीवारें भी धुंध में घुलती हुई सी लग रही थीं। सर्दी की तीव्रता इतनी थी कि हड्डियां तक कांप रही थीं। लेकिन हवेली के पीछे बने रसोई घर के बर्फ जैसे ठंडे फर्श पर बैठी ईमान के लिए ये मौसम किसी सजा से कम नहीं था। वो हिम्मत करते हुए उठी क्योंकि उसके जिम्मे अभी बहुत सारे काम थे। 21 साल की ईमान के हाथ सुन पड़ चुके थे। सिंक में बर्तनों का ढेर लगा था और नल से गिरता पानी बर्फ की तरह उसकी नाजुक उंगलियों को और नीला करता जा रहा था। उंगलियों के सिरों में उठता दर्द एक टीस बनकर सीधे उसके दिल तक उतर जाता था। वो खाली थकी हुई नजरों से सामने दीवार पर टंगी घड़ी को देख रही थी। सुबह के 8 बज चुके थे और घर में अभी से मानो तूफान मचा हुआ था। उसके दिमाग में ख्यालों का शोर रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वो सोच रही थी, क्या वो सच में इसी घर की बेटी है? वही घर जिसे उसके पापा लियाकत साहब ने बड़े शौक से बनवाया था, जहां वो बचपन में किसी राजकुमारी की तरह घूमती थी। आज उसी घर की छत तो उसके सर पर थी, लेकिन जमीन जैसे उसके पैरों के नीचे से खिसक चुकी थी। उसकी बीमार माँ निगहत बेगम, जो कभी इस घर की मालकिन हुआ करती थी, अब घर के एक सीलन भरे कमरे में लकवे के साथ पड़ी हुई थी। ईमान की आंखों में आंसू नहीं थे। शायद सर्दी ने उन्हें भी जमा दिया था, या फिर हालात की कड़वाहट ने उसे भीतर से इतना सुखा दिया था कि अब रोने की ताकत भी बाकी नहीं रही थी। वो बस एक मशीन बन चुकी थी, एक ऐसी मशीन जिसके भीतर जज्बात होने पर किसी को यकीन ही नहीं था। तभी ताई नुसरत की कर्कश आवाज ने उसके टूटते बिखरते ख्यालों को बेरहमी से काट दिया। ईमान, अरे ओ महारानी, अभी तक बर्तन ही धो रही हो? ईमान चौंक कर पीछे पलटी। नुसरत बेगम गरम शॉल ओढ़े रसोई के दरवाजे पर खड़ी थीं। चेहरे पर वही पुरानी नाराजगी और सख्ती जमी हुई थी। तुम जानती हो ना, आज वो आ रहा है, लंदन से जारून सिकंदर। उसके स्वागत में जरा सी भी कमी हुई तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, ड्राइंग रूम में हीटर चला कर आओ और खबरदार, मेहमान के सामने अस्त व्यस्त हाल में नजर आई तो किसी को हमारे ऊपर उंगली उठाने का मौका मत देना कि तुम अपने ही घर में बहुत दुखी रहती हो। हालांकि जिस तरह हम तुम्हारे ऊपर एहसान कर रहे हैं, कोई और होता तो अब तक तुम माँ बेटी को धक्के देकर घर से निकाल चुका होता। ईमान ने खामोशी से सिर हिलाया, कुछ नहीं बोली और अपने भीगे हाथों को अपनी कमीज के दामन से पोंछते हुए खड़ी हो गई। सर्दी की वजह से उसके जोड़ दर्द कर रहे थे, मगर उसने कोई शिकायत नहीं की। इस घर में उसका वजूद एक साए जैसा था, जो मौजूद तो होता है मगर किसी को दिखाई नहीं देता, सिवाय उस वक्त के जब काम करवाना हो। जब वो रसोई से बाहर निकली तो लॉन्ज का नज़ारा पूरी तरह बदला हुआ था। हर तरफ वो खूबसूरत कालीन बिछे थे, झूमर जगमगा रहे थे और हीटरों की वजह से माहौल गर्म था। ये गर्माहट ईमान के जमे हुए जिस्म को चुभती हुई लगी, जैसे उसका ठंडा वजूद यहाँ फिजूल हो। सामने से उसकी चाची शगुफ्ता अपनी बेटी फरवा के साथ सीढ़ियों से नीचे उतर रही थीं। फरवा ने बेहद महंगा न्यू फैशन का लंबा कोट और बूट्स पहन रखे थे, जबकि ताई जी की बेटी आरजू सोफे पर बैठी मेकअप आर्टिस्ट से अपने बाल संवरवा रही थी। उन्हें देखकर ईमान को अपनी पुरानी ऊनी चादर और घिसी हुई चप्पलों पर शर्म नहीं आई, बल्कि दिल में एक अजीब सा तरस उमड़ आया। ये सब वो सिर्फ इसलिए तैयार हो रही थी ताकि एक अमीर लड़के को अपनी तैयारी से प्रभावित कर सकें, जबकि ईमान की बस इतनी सी ख्वाहिश थी कि आज का दिन बिना किसी तौहीन के गुजर जाए और वो अपनी माँ के लिए थोड़ा सा वक्त निकाल सके। जरा इसकी शक्ल तो देखो मम्मा, आरजू ने आईने में ईमान का अक्स देखकर मुंह बनाते हुए कहा। मम्मा, इसे कहो कि मेहमानों के सामने ना आए। जारून क्या सोचेंगे कि हमारे घर में ऐसी फकीरन लड़कियां घूमती हैं। उसकी बात पर शगुफ्ता बेगम हंस पड़ी और हामी में सर हिला दिया। हाँ ईमान, तुम ऐसा करना कि मेहमान के आने के बाद रसोई में ही रहना। बस जब आवाज़ दूं तो ट्रे लाकर रख देना और फौरन गायब हो जाना। ईमान के अंदर तक एक लावा सा उबलने लगा, शब्द उसके गले तक आ गए। वो चीख चीख कर कहना चाहती थी, ये घर मेरा है, ये फर्नीचर, ये झूमर, ये दीवारें सब मेरे बाप की कमाई है। तुम लोग तो बस कब्जा जमाए बैठे हो। मगर तभी उसे अपनी माँ का ख्याल सामने आ गया। अगर उसने जबान खोली तो शायद माँ की दवाइयाँ भी बंद हो जाएं। उसने सब्र का कड़वा घूंट पिया, सिर झुकाया और ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ गई ताकि हीटर जांच सके। अभी वो ड्राइंग रूम के दरवाजे तक ही पहुंची थी कि बाहर पोर्च में एक भारी गाड़ी के रुकने की आवाज़ आई। घर के भीतर जैसे खतरे की घंटी बज उठी। आ गए,
हाय अल्लाह, मैं तो अभी तैयार भी नहीं हुई। आरजू घबराकर उछलकर खड़ी हो गई। नुसरत और शगुफ्ता बेगम फुर्ती से दरवाजे की ओर लपकी। ईमान का दिल चाहा कि उल्टे पांव रसोई की तरफ भाग जाए, मगर ताई का दिया हुआ हुक्म याद आ गया। रास्ते से वो भारी डेकोरेशन पीस हटाना थे जो कल ही वहां रखा गया था। वो जल्दी से उस भारी पीतल के गुलदान की तरफ बढ़ी जो ठीक मेन दरवाजे के पास रखा था। सर्दी की वजह से उसके हाथ सुने थे, पकड़ ढीली पड़ चुकी थी। तभी जैसे ही मेन दरवाजा खुला, धुंध के बादलों के साथ एक बेहद आकर्षक और एक ऊंचा सा साया भीतर दाखिल हुआ। जारून सिकंदर, काला ट्रेंच कोट, गले में ऊनी सॉफ्ट मफलर, हाथों में ऊनी ग्लव्स और चेहरे पर पत्थर सी सख्त संजीदगी। वो शायद लंदन की बर्फीली हवाओं का आदी हो चुका था। उसकी शख्सियत में ऐसा ठहराव और रौब था मानो हवा भी थम गई हो। उसके कदम मजबूत, नपे तुले और भरोसे से भरे हुए थे। ईमान जो गुलदान उठाने की कोशिश कर रही थी, उसकी अचानक मौजूदगी से घबरा गई। सुन्न उंगलियां बोझ संभाल न सकी और गुलदान उसके हाथों से फिसल गया। इससे पहले कि वो जमीन पर गिरकर शोर मचाता, ईमान ने उसे बचाने के लिए उस पर तेजी से झपट्टा मारा था, मगर खुद को संभाल न सकी और सीधे जारून के सामने जाकर गिरी। गुलदान तो बच गया था, लेकिन उसके भीतर का पानी छलक कर जारून के चमकते काले बूट्स और पैंट के पायचे पर जाकर गिरा। वक्त जैसे ठहर गया। कड़ाके की सर्दी में ईमान फर्श पर गिरी पड़ी थी। घुटने पर चोट भी लग चुकी थी। ठंडा पानी उसके कपड़ों को भिगो रहा था, मगर उसे दर्द से ज़्यादा डर महसूस हो रहा था। सामने खड़ा शख्स हिला तक नहीं। जारून ने धीरे से नीचे देखा, जहां एक लड़की कांपती हुई फर्श पर पड़ी थी और उसके जूते भीग चुके थे। उसके चेहरे पर कोई भी भाव नहीं उभरा, न गुस्सा न हमदर्दी, बस एक गहरा भारी सन्नाटा। उसने इत्मीनान से अपना चश्मा उतारा और ईमान को देखा। वेलकम होम जारून। पीछे से आरजू और ताई जी की घबराई हुई आवाज़ें उभरी, मगर जारून ने हाथ उठाकर उन्हें चुप रहने का इशारा किया। उसकी नज़रें तो अब भी सिर्फ फर्श पर गिरी ईमान पर टिकी थीं। उसकी आवाज़ ठंडी और सख्त हुक्म देने वाली थी, उठो। उसकी आवाज़ भारी भर्राई हुई और बर्फ़ की तरह ठंडी थी। एक ऐसा हुक्म जिसे ठुकराना नामुमकिन था। ईमान लड़खड़ाती हुई उठी। उसकी पुरानी ऊनी चादर सरक गई थी, जिसे उसने हड़बड़ी में जल्दी से ठीक किया। वो नजरें उठाने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। जारून ने जेब से रुमाल निकाला और बेहद नफासत से अपने जूते पर गिरा पानी पोंछने लगा। फिर सीधा होकर ईमान के चेहरे को गौर से देखने लगा। क्या इस घर में चलने के उसूल नहीं सिखाए गए, या फिर नज़र का कोई मसला है? जारून का लहजा सपाट था, मगर उसमें छुपी धार तलवार से भी ज़्यादा तेज थी। वो तंज नहीं कर रहा था, वो पूछ रहा था ऐसे अंदाज में जो सामने वाले को चकनाचूर कर दे। ईमान का दिल चाहा जमीन फटे और वो उसमें समा जाए। उसने हिम्मत जुटाई और पहली बार सिर उठाकर उस अजनबी को अपने सामने देखा था। जारून की आंखें गहरी झील की तरह थीं, उनमें कोई जज्बा पड़ पाना नामुमकिन था। वो बस परख रहा था। ईमान के भीतर की वो आत्मसम्मान की चिंगारी जो बरसों से दबी हुई थी, इस कड़वे लहजे पर पलटकर जाग उठी। माफ़ कीजिएगा। ईमान की आवाज़ धीमी थी, मगर उसमें कोई कपकपाहट नहीं थी। हाथ सर्दी से सुने थे। आपके जूते खराब करने का मेरा इरादा नहीं था, सिर्फ रास्ता साफ करना था। और जहाँ तक नज़र की बात है, तो कभी कभी धुंध इतनी गहरी होती है कि इंसान को अपनी मजबूरी के सिवा कुछ नज़र नहीं आता। ईमान की तरफ से ये जवाब अचानक था। नुसरत बेगम का मुंह खुला का खुला रह गया। एक नौकरानी सी लड़की और जारून सिकंदर के सामने जुबान चला रही है। जारून की आंखों में एक पल के लिए चमक उभरी। हैरानी की या कदर की कहना मुश्किल था। उसने एक कदम आगे बढ़ाया। अब वो ईमान के बिल्कुल करीब था। धुंध बाहर है मोहतरमा, घर के अंदर नहीं। और अपनी मजबूरी को अपनी नाकाबिलियत का बहाना मत बनाइए। गलती मानना सीखिए। बहाने कमजोरों का हथियार होते हैं। जारून ने बेहद बेरुखी से कहा और उसे एक तरफ करता हुआ आगे की ओर बढ़ गया। उसका ये जुमला ईमान के दिल में किसी तेज नस्तर की तरह उतरता चला गया। कमजोर? उसने भीतर ही भीतर ये शब्द दोहराया। तुम क्या जानो जारून सिकंदर कि मैं कितनी बड़ी जंग लड़ रही हूँ। ताई नुसरत फौरन जारून के पीछे लपकी। अरे बेटा, आई एम सो सॉरी, ये लड़की तो बस ऐसी ही है, दिमाग थोड़ा कम है इसका, यतीम है ना, हमने तरस खाकर पाला है, इसकी बातों का बुरा मत मानना। जाओ ईमान, दफ़ा हो जाओ यहाँ से और मेहमान के लिए कॉफ़ी लाओ। ईमान ने अपने आंसू जब्त किए और लंगड़ाती हुई रसोई की तरफ बढ़ गई।
उसका घुटना जख्मी था, मगर रूह का जख्म उससे कहीं ज़्यादा गहरा था और दर्द कर रहा था। ड्राइंग रूम में जारून सोफे पर विराजमान था। उसका अंदाज किसी शहंशाह जैसा था। वो खामोश था, बस सुन रहा था। ताई और चाची की चापलूसी, आरजू और फरवा की बनावटी हंसी और बेतुके सवाल, सब कुछ वो सबका जायजा ले रहा था। उसकी बात जैसी नजरें कमरे की हर बारीकी को पकड़ रही थीं। उसे ये सब एक नाटक लग रहा था, मगर वो खामोश तमाशबीन बनकर बैठा रहा। थोड़ी देर के बाद ईमान कॉफ़ी की ट्रे लेकर आई। जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुई, उसने महसूस किया कि जारून की नज़रें उस पर टिक गई हैं। इस बार वो बेहद सतर्क थी। उसने कॉफ़ी का कप मेज पर रख दिया। जारून ने कप उठाते हुए ईमान के हाथ देखे। बेलाल हो चुके थे, उंगलियों पर सूजन थी। ठंड से पड़े चिवलेंस के साफ निशान। जारून ने कप होठों से लगाया। उसकी नज़रें ईमान के चेहरे से फिसलकर उसके हाथों पर ठहर गई थीं, मगर उसने कुछ कहा नहीं। कॉफ़ी में चीनी कम है, उसने कप वापस रखते हुए सपाट सख्त लहजे में कहा, और मुझे कॉफ़ी के साथ कुछ घर का बना चाहिए, बेकरी का कचरा नहीं। नुसरत बेगम फ़ौरन बोल पड़ी, अरे बेटा, लंच में आरजू ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ बनाया है, बस थोड़ा सा सब्र कर लो। ईमान खामोशी से ट्रे उठाकर मुड़ी थी कि जारून की आवाज़ ने उसे रोक लिया। रुकिए। ईमान ठिठक गई। अगली बार कॉफ़ी लाते वक्त जरा ध्यान रखिएगा कि ट्रे कांपनी नहीं चाहिए। मुझे कमजोरी बिल्कुल पसंद नहीं। ईमान ने पलटकर उसे देखा। जारून के चेहरे पर बही बेभाव ठंडी संजीदगी थी, मगर उसके अल्फाज किसी अनकहे इशारे की तरह उसे चुभ गए। ईमान ने सिर झुकाया और वहां से चली गई। दोपहर के खाने पर दस्तरखान तरह तरह के लजीज पकवानों से सजा हुआ था। जारून हेड चेयर पर बैठा था। आरजू और फरवा उसकी प्लेट भरने के लिए बेकरार थीं। ये कढ़ाई मैंने बनाई है जारून, आरजू ने झूठ कहा, और ये मिठाई मैंने, फरवा ने फ़ख्र से दावा किया। दोनों ने एक दूसरे को चोर नज़रों से देखा। दोनों ही जानती थीं ये सब झूठ था, बनाने वाला तो कोई और था। जारून ने खामोशी से खाना शुरू किया। वो हर निवाले को परख रहा था। उसका जायका बेहद स्वादिष्ट और सदा हुआ था। साथ में खड़ी ईमान सब कुछ सुन रही थी। सुबह से उसने जले हुए हाथों के साथ मेहनत करके ये सब बनाया था, मगर सारा श्रेय कोई और ले रहा था। अचानक जारून ने चम्मच रख दिया और आरजू की तरफ देखा। इस कढ़ाई में आपने कौन सा खास मसाला इस्तेमाल किया है? इसका स्वाद आम रेस्तरां जैसा नहीं, काफ़ी रिवायती है। जारून का लहजा पूरी तरह तारीफ भरा था, मगर उसकी आंखों में साफ तफसीस थी। आरजू एकदम से हड़बड़ा गई। बो जी, बस शान के मसाले और थोड़ा सा दही। जारून ने भौं उठाई। दही? इस डिश में तो टमाटर की बेस होती है, दही डालने से तो ये फट जाती है। दिलचस्प, उसने तंज भरी मुस्कान के साथ कहा और फिर से खाने में लग गया। आरजू का चेहरा एकदम से फक हो गया, जबकि शगुफ्ता और नुसरत ने बात बदलने की नाकाम कोशिश की। जारून समझ चुका था ये हाथ खाना बनाने वाले नहीं हैं, मगर उसने पर्दा फाश नहीं किया। वो जानना चाहता था कि पर्दे के पीछे असल में कौन है। रात गहरी हो चुकी थी, धुंध और घनी हो गई थी, और हवेली पर सन्नाटा उतर आया था। जारून को नींद नहीं आ रही थी। वो अपने कमरे से बाहर निकला और टहलता हुआ नीचे उतर आया। घर के पिछले हिस्से की ओर बढ़ते हुए उसे एक धुंधली सी रोशनी दिखाई दी। ये स्टोर रूम नहीं था, बल्कि एक पुराना सा बरामदा था जिसे शीशे लगाकर बंद कर दिया गया था। जारून जिज्ञासा के हाथों मजबूर होकर खिड़की के पास जाकर खड़ा हुआ। भीतर का दृश्य देखते ही उसके कदम वहीं थम गए। हीटर की मध्यम रोशनी में फर्श पर वही लड़की ईमान बैठी थी। उसके कंधों पर वही पुरानी ऊनी चादर थी, मगर इस वक्त तो वो न बर्तन धो रही थी न झाड़ू लगा रही थी। उसके सामने एक कैनवस रखा था और हाथ में ब्रश। वो पेंटिंग कर रही थी। उसके चेहरे पर दिन भर की थकान या बेबसी नहीं थी, बल्कि एक अजीब सा तल्लीन सुकून था, जैसे इस वक्त तो वो किसी और ही दुनिया में हो। कैनवस पर गहरे नीले और काले रंगों से वो एक तूफान उकेर रही थी, जिसके बीचों बीच एक अकेली नाव थी जो डूब नहीं रही थी, बल्कि लहरों से लड़ रही थी। शीशे के उस पार खड़ा जारून सांस रोके उसे देखता रहा। ये लड़की एक पहेली थी। दिन में डरी सहमी नौकरानी जो कांपते हाथों से कॉफ़ी परोसती है, और रात में एक कलाकार जो अपने ब्रश से तूफान रचती है। जारून की नज़रें उसके चेहरे पर टिक गईं। उसकी आंखों में वीरानी थी, मगर उसका हुनर चीख चीख कर उसके भीतर उबलते लावे की गवाही दे रहा था। जारून ने महसूस किया कि इस लड़की के अंदर बहुत कुछ ऐसा है
जो इस हवेली की दीवारों में दफन कर दिया गया है। वो कुछ देर तक वहां खड़ा रहा, बस एक खामोश तमाशबीन की तरह, और फिर धीरे से लौट गया। उसके दिल में एक फैसला मजबूत हो चुका था। वो इस लड़की की सच्चाई जानकर ही रहेगा। वो यहाँ एक कारोबारी सौदे और शादी के इरादे से आया था, मगर उसे अंदाजा नहीं था कि उसका सामना बारिश दिल से होने वाला है। एक ऐसा बारिश जो इस वक्त अपनी ही सल्तनत में गुलाम बनकर बैठा था। दिसंबर की जमा देने वाली रातें जितनी लंबी थीं, ईमान के लिए उतनी ही सब्र आजमाने वाली भी थीं। पिछले एक हफ्ते से इस घर की तस्वीर ही बदल चुकी थी। जारून सिकंदर की आमद ने हवेली के सारे नियम कायदे उलट पुलट कर रख दिए थे, मगर इस बदलाव का सबसे भारी बोझ ईमान के कंधों पर आकर पड़ा था। उसके लिए जारून कोई प्रिंस चार्मिंग या ख्वाबों का शहजादा नहीं था, बल्कि एक नई मुसीबत था। एक घमंडी, अकड़ू, लंदन वाला लाट साहब, जिसके नखरे उठाते उठाते उसकी कमर टूट जाती थी। ईमान को शख्स से खुदा वास्ते की चिढ़ हो चुकी थी। जब भी वो उसके सामने आता, उसकी आंखों में एक अजीब सा भाव, जैसे वो ईमान को किसी माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर परख रहा हो। और ईमान के लिए वो बस एक अमीर ज़्यादा था, जिसे अपनी दौलत और अपनी खूबसूरत पर्सनालिटी पर नाज था, और अपनी इज्जत नफ्स को बचाने के लिए वो उससे कोसों दूर रहना चाहती थी। मगर समस्या ये थी कि जारून को कॉफ़ी सिर्फ ईमान के हाथ की ही पसंद थी, और ये बात ताई नुसरत के लिए किसी अजाब से कम नहीं थी। बहुत मजबूरी थी कि मेहमान को नाराज़ नहीं किया जा सकता था। जारून का रोज का ये रूटीन था कि वो सुबह सुबह निकल जाता, शहर के बड़े आर्किटेक्ट्स और बिजनेस पार्टनर्स के साथ मीटिंग्स करता, साइट्स का मुआयना करता और शाम ढले तक घर लौट आता। उसकी वापसी के वक्त पर घर में किसी त्योहार से कम नहीं होता था। आरजू और फरवा दिन भर पार्लरों में वक्त गुजारती या शॉपिंग करती थीं, ताकि शाम को जारून के सामने कोई नया तमाशा पेश कर सकें। शाम के 7 बजे थे। लॉन्ज में हीटर जल रहा था और ईमान एक कोने में खड़ी पर्दों की सिलबटें ठीक कर रही थी कि तभी जारून भीतर दाखिल हुआ। आज वो गहरे नीले सूट में था और थका हुआ सा लग रहा था। आरजू, जो कि पहले से ही तैयार बैठी थी, फौरन अपनी जगह से उछल पड़ी। उसने आज बेहद शौक गुलाबी रंग का न्यू स्टाइल का ड्रेस पहना था, जिस पर सितारों की कढ़ाई चमक रही थी, और पैरों में इतनी ऊंची हील्स थीं कि ठीक से चलना भी मुश्किल हो रहा था। हेलो जारून, वेलकम बैक, आरजू ने लहराती आवाज़ में कहा और लड़खड़ाती हुई उसकी तरफ बढ़ी। जारून ने उसे सिर से पांव तक देखा और बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोकी। वालेकुम सलाम आरजू। मुझे तो एक पल के लिए लगा कि शायद घर में कोई फैंसी ड्रेस शो चल रहा है। फिर याद आया, अरे हाँ, ये तो तुम्हारा रोज का स्टाइल है। वैसे ये जूते, क्या तुम इनमें चल भी लेती हो या सिर्फ मूर्ति बनकर खड़ी रहती हो? जारून का लहजा पूरी तरह संजीदा था, मगर तंज का तीर सीधा निशाने पर जाकर लगा। आरजू ने इसे तारीफ समझ लिया और शर्माते हुए बोली, ओह थैंक्स जारून, ये इम्पोर्टेंट है। फैशन के लिए थोड़ा दर्द तो सहना ही पड़ता है। दूसरी ओर फरवा, जो खुद को बहुत इंटेलेक्चुअल साबित करने की कोशिश में थी, हाथ में एक अंग्रेजी उपन्यास पकड़े जिसे वो उल्टा थामे बैठी थी, जारून की तरफ मुड़ी। जारून, मैं सोच रही थी कि तुम्हारे नए प्रोजेक्ट की आर्किटेक्चर पर डिस्कस करूं। मुझे बिल्डिंग्स के स्ट्रक्चर में बहुत इंटरेस्ट है। जारून सोफे पर बैठते हुए टाई की गांठ ढीली करने लगा और हल्की सी मुस्कान उसके होंठों पर आ गई। जरूर फरवा, मगर पहले ये बताओ, क्या तुम इमारतों के नक्शे भी वैसे ही उल्टे देखती हो जैसे ये किताब पकड़ रखी है? फरवा घबराकर झटपट किताब सीधी करने लगी, जबकि जारून ने जोर का ठाका नहीं लगाया। बस एक दो हल्की सी मुस्कान उसके होंठों पर खेल गई। ईमान, जो ये सब देख रही थी, दिल ही दिल में जारून की हाजिर जवाबी पर हैरान तो हुई, मगर उसे ये सब बेहुदा और खोखला लगा। वो खामोशी से वहाँ से निकलने लगी कि जारून की आवाज़ ने जैसे उसे जकड़ लिया। मिस ईमान, मेरी कॉफ़ी। उसके लहजे में वही हुक्म था जो ईमान को जहर सा लगता था। उसने पलट कर देखा। जारून अब पूरी तरह संजीदा हो चुका था और सीधा उसी को देख रहा था। अब हिलाती हूँ, उसने बेहद एक छोटा सा जवाब दिया और किचन की तरफ बढ़ गई। किचन में पहुँचते ही उसने गुस्से से बर्तन पटक दिए। खुद को समझता क्या है, बादशाह सलामत। जरा सी देर हो जाए तो माथे पर बल पड़ जाते हैं। अल्लाह करे इसकी कॉफ़ी में पीते वक्त मच्छर पड़ जाए और वो मच्छर इसके पेट की बजाय इसके दिमाग में चला जाए। जब अपने खुद के दिमाग में भिनभिनाहट होगी तो दूसरों पर ध्यान नहीं देगा। वो बड़बड़ाती रही, मगर कॉफ़ी पूरी सावधानी से बनाई थी।
क्योंकि वो ताई की डांट नहीं सुनना चाहती थी। और जब वो कॉफ़ी की ट्रे लेकर वापस लॉन्ज में पहुंची तो वहाँ ताई नुसरत और चाची शगुफ्ता भी आ चुकी थीं और जारून की खुशामद में लगी हुई थीं। ईमान ने कॉफ़ी का कप जारून के सामने रखा। जारून ने एक ही घूंट लिया और आंखें मूंद लीं। परफेक्ट। पूरे शहर में ऐसी कॉफ़ी नहीं मिलती मिस ईमान। क्या आपने कॉफ़ी बनाने का कोई डिप्लोमा किया है या ये भी कोई ख़ानदानी राज है? जारून ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा। ईमान ने नज़रें नहीं उठाईं। वो बस वहाँ से चले जाना चाहती थी। हर काम के लिए डिग्री की ज़रूरत नहीं होती, कुछ चीज़ें मजबूरी सिखा देती हैं। ईमान ने सपाट लहजे में जवाब दिया तो ताई नुसरत ने उसे घूर कर देखा। ज़्यादा जबान मत चलाओ, जाओ बाकी काम देखो जाकर। ईमान जाने ही लगी थी कि जारून ने फिर टोका। रुकिए, मैंने अभी बात ख़त्म नहीं की। उसकी आवाज़ में वही ठहराव था। ईमान, आप दिन भर काम करती हैं, कभी थकती नहीं? मैं देखता हूँ जब मैं सुबह निकलता हूँ तब भी आप काम में लगी होती हैं और रात को लौटता हूँ तब भी। क्या आपको आराम का कोई वक्त नहीं मिलता? इस सवाल में हमदर्दी थी या सिर्फ जिज्ञासा, ईमान समझ नहीं पाई, मगर उसे जारून की ये हमदर्दी भी एक ढोंग लगी। उसने चेहरा ऊपर उठाया। उसकी आंखों में थकान के गहरे साए थे, मगर लहजा चट्टान की तरह सख्त। गरीबों को थकने का हक नहीं होता मिस्टर जारून, और वैसे भी ये मेरा घर है। मैं यहाँ काम अपनी माँ और अपनी छत के लिए करती हूँ, किसी के एहसान तले नहीं हूँ। आप अपनी कॉफ़ी एंजॉय कीजिए, मेरी फिक्र रहने दीजिए। ये कहकर वो तेज़ी से मुड़ गई और इस बार जारून उसे रोक न सका। वो बस उसे जाते हुए देखता रह गया। उस लड़की की खुदारी उसे भीतर तक हिला रही थी। जितनी बार वो उसे नीचा दिखाने वाले माहौल में देखता, वो उतनी ही ऊंची होकर सामने आती थी। इसके उलट आरजू और फरबा की ऊटपटांग हरकतें उसे और चिढ़ा रही थीं। रात के खाने पर माहौल को खुशनुमा बनाने की भरसक कोशिश की गई थी। डाइनिंग टेबल पर मुर्ग मुसल्लम, बिरयानी और तरह तरह के सलाद सजे थे। ताई नुसरत और चाची शगुफ्ता के बीच एक ठंडी जंग चल रही थी कि कौन जारून की प्लेट में ज़्यादा परोसे। जारून बेटा, ये चिकन पीस लो, आरजू ने ख़ास तुम्हारे लिए टेंडर करवाई है। नुसरत बेगम बोली। नहीं बेटा, ये कबाब खाओ, फरबा कह रही थी तुम्हें स्पाइसी पसंद है। शगुफ्ता बीच में कूद पड़ी। जारून ने मुस्कुराकर दोनों के हाथ रोक दिए। आंटी, खाना बहुत लजीज है, लेकिन आज मैं आप सबसे एक बहुत अहम बात करना चाहता हूँ। मेज पर अचानक से सन्नाटा छा गया। चम्मचों की प्लेटों से टकराने की आवाज़ थम गई। ईमान जो एक तरफ खड़ी पानी का जग भर रही थी, इस बातचीत में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं थी, बस दुआ कर रही थी कि खाना जल्दी से ख़त्म हो और वो अपनी माँ के पास जा सके। जारून ने नैपकिन से मुंह साफ किया और सब पर एक नज़र डाली। दरअसल मैंने फैसला किया है कि अब मुझे सेटल हो जाना चाहिए। मैं इस रोज़ रोज़ की तन्हाई से थक चुका हूँ। ताई नुसरत और चाची शगुफ्ता की आंखों में उम्मीद के दिए जल उठे। आरजू ने शर्मा कर दुपट्टा ठीक किया, जो अभी तक कहीं नज़र नहीं आ रहा था, और फरवा ने खांस कर गला साफ किया। तो तुमने क्या सोचा बेटा? ताई ने बेचैनी से पूछा। मैंने मम्मा को कॉल कर दी है, वो अगले हफ्ते लंदन से आ रही हैं। जारून ने इत्मीनान से बम फोड़ा। मम्मा आ रही हैं? सब एक साथ बोल उठे। जी, और वो खाली हाथ नहीं आ रही, वो अपने साथ हमारी ख़ानदानी अंगूठी ला रही हैं। मैंने उन्हें बता दिया है कि मुझे कैसी लड़की पसंद है। वो आकर ख़ुद उस लड़की को देखेंगी और मंगनी की रस्म अदा करेंगी। जारून के होंठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। कमरे में जैसे धमाका हो गया था। ताई नुसरत ने फ़ौरन सोच लिया कि ज़रूर जारून ने आरजू को पसंद कर लिया है, आखिर वो ज़्यादा खूबसूरत है। जबकि चाची शगुफ्ता को पूरा यकीन था जारून फरवा की मॉडर्न बातों से प्रभावित हो चुका है। दोनों औरतों ने एक दूसरे को फातिहाना और दुश्मन नज़रों से देखा। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। नुसरत बेगम चहक उठी। तुम्हारी मम्मा को तो हम सर आँखों पर बिठाएंगे। वैसे बेटा, तुमने उन्हें किसके बारे में बताया है? मतलब कोई इशारा तो दो। जारून ने पानी का गिलास उठाया और एक पल के लिए उसकी नज़रें ईमान की तरफ उठीं, जो पूरी बेपरवाही से खड़ी दीवार को घूर रही थी। उसे इस खुशखबरी से जरा भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। जारून हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, मैंने उनसे कहा है कि मुझे वो लड़की चाहिए जो सिर्फ घर सजाना ही न जानती हो, बल्कि घर संभालना भी जानती हो, जो हीरे जवाहरात की नुमाइश न करे, बल्कि जिसका किरदार खुद हीरा हो। और मुझे पूरा यकीन है कि मेरी पसंद पर वो अपनी मोहर लगा देंगी। आप लोग बस तैयारी रखिए।
जारून की इस बात ने ताई और चाची दोनों को कंफ्यूज कर दिया। घर संभालना और किरदार, दोनों को लगा उनकी बेटियों में ये खूबियां कूट कूट कर भरी हैं। आरजू ने मन ही मन तय कर लिया कि अब उसे किचन में जाकर फोटो सेशन करवाना पड़ेगा, ताकि जारून को लगे कि वो कितनी घरेलू है। और फरवा ने सोच लिया था कि वो जारून के सामने बेहद धार्मिक बनने की एक्टिंग करेगी। ईमान ने दिल ही दिल में एक ठंडी सांस भरी। शुक्र है कोई एक बला तो टलेगी। अगर इसकी शादी हो गई तो शायद इस घर से चला जाएगा या अपनी बीवी को लेकर अलग हो जाएगा। बस मेरी जान छूटे। ईमान को जारून की बातों में अपने लिए कोई इशारा नजर नहीं आया, क्योंकि उसके नज़दीक जारून जैसा अमीर और मगरूर इंसान कभी भी एक नौकरानी को पसंद करने की गलती कर ही नहीं सकता था। खाने के बाद जब ईमान बर्तन समेट रही थी, जारून किचन में पानी पीने के बहाने आ गया, लेकिन ईमान ने उसे पूरी तरह नज़रअंदाज करते हुए अपना काम जारी रखा। तैयार रहना ईमान, जारून ने अचानक कहा तो ईमान ने चौंक कर उसे देखा। किस लिए? बर्तन तो मैं धो रही हूँ, और क्या तैयारी करनी है? जारून हंसा, एक धीमी दिलकश हंसी। मेहमानों की आमद की, घर में रौनक लगने वाली है। और हाँ, मेरी कॉफ़ी में चीनी थोड़ी कम रखा करो, जिंदगी में पहले ही बहुत मिठास आने वाली है। वो एक पहेली सा जुमला उछालकर चला गया और ईमान वहीं खड़ी रह गई। माथे पर बल पड़ गए। पागल आदमी, उसने बड़बड़ाकर सिर झटक दिया। पता नहीं किस बेचारी की किस्मत फूटने वाली है इस मगरूर के साथ। उसे क्या पता था कि जारून की जिंदगी की मिठास का रिश्ता उसी के हाथों से बनी कॉफ़ी से जुड़ा था। बाहर लॉन्ज में ताई और चाची ने अपनी बेटियों की ट्रेनिंग शुरू कर दी थी। आरजू, कल से तुम सुबह जल्दी उठोगी और जारून के सामने नमाज पढ़ोगी, ताई ने हुक्म दिया। फरवा, तुम कल से जीन्स नहीं पहनोगी, शलवार कमीज निकालो, चाची ने हिदायत दी। घर एक जंग का मैदान बन चुका था और जारून अपने कमरे में खिड़की के पास खड़ा हाथ में कॉफ़ी का कप लिए नीचे आंगन को देख रहा था, जहां धुंध में लिपटी हुई बत्तियां जल रही थीं। बहुत जल्द मिस ईमान, आपको पता चल जाएगा कि जारून सिकंदर क्या चीज़ है। आप जिस पिंजरे में कैद हैं उसकी चाबी मेरे पास है, उसने खुद से कहा और मुस्कुरा दिया। जंग का बिगुल बज चुका था और अब अगला हफ्ता फैसला कुन था। शहर भर में दिसंबर की वो रात किसी अजाब की तरह उतरी थी। आसमान का सीना फटा हुआ था और बारिश कहर बनकर बरस रही थी। तेज हवाओं के झक्कड़ हवेली की खिड़कियों से टकरा रहे थे, जैसे अंदर आने की इजाज़त मांग रहे हों। मगर हवेली के पिछवाड़े वाले बोसीदा कमरे में उससे कहीं बड़ा तूफान मचा हुआ था। ईमान की माँ निगहत बेगम, जो पिछले कई सालों से फालिज और खामोशी की चादर ओढ़े पड़ी थीं, आज अचानक उनकी सांसें उखड़ने से वो तड़प रही थीं। उनका चेहरा नीला पड़ चुका था और वे हवा के लिए मछली की तरह छटपटा रही थीं। ईमान की हालत पागलों जैसी हो गई थी। उसने माँ का सिर अपनी गोद में थाम रखा था और आंसुओं की झड़ी उसके गालों पर बह रही थी। अम्मी, हिम्मत रखो अम्मी, मैं डॉक्टर को लाती हूँ, आपको कुछ नहीं होगा। ईमान की आवाज़ काँप रही थी। उसने माँ को तकिए का सहारा दिया, दुपट्टा सिर पर लिया और दीवानेपन में बाहर की ओर दौड़ पड़ी। आंगन में पानी भर चुका था और बारिश की बूंदें किसी तेज नस्तर की तरह चुभ रही थीं, मगर ईमान को किसी बात का होश नहीं था। वो भागती हुई मेन इमारत के दरवाजे पर पहुंची और जोर जोर से दरवाज़ा पीटने लगी। अंदर सन्नाटा था, सब गहरी नींद में सोए हुए थे। ताई जान, खुदा के वास्ते दरवाज़ा खोलिए। चाची जान, मेरी माँ मर रही हैं, मुझे गाड़ी की चाबी दे दीजिए या एम्बुलेंस को फ़ोन करने दीजिए। ईमान की चीखें बारिश के शोर में दबती चली जा रही थीं। उसने अपनी मुट्ठियों से भारी लकड़ी के दरवाजे को पीटा। काफ़ी देर के बाद जब उसकी उम्मीदें दम तोड़ने लगी थी, दरवाज़ा जरा सा खुला। ताई नुसरत का नींद से भरा और चिढ़ा हुआ चेहरा सामने आया। ये क्या मुसीबत है ईमान? आधी रात को क्यों तमाशा मचा रखा है? जिन्न भूतों की तरह क्यों चिल्ला रही हो? ताई जी ने सख्ती से डांटा। ईमान उनके पैरों में गिरने ही वाली थी। ताई जान, अम्मी की सांस रुक रही है, खुदा के लिए ड्राइवर को जगह दीजिए या चाबी दे दीजिए, हमें अस्पताल जाना है वरना वो मर जाएंगी। ताई ने उसे हिकारत से देखा, फिर आसमान की ओर नजर डाली। पागल हो गई हो? इतनी तूफानी बारिश में ड्राइवर कहाँ जाएगा? और गाड़ी अभी अभी सर्विस से आई है और उसे कीचड़ में खराब नहीं करवा सकती। ये तो तुम्हारी माँ का रोज का ड्रामा है। जाओ, जाकर गर्म पानी पिलाओ, सुबह देखा जाएगा। ये कहकर उन्होंने बेरहमी की सारी हदें पार करते हुए दरवाज़ा ईमान के मुंह पर बंद कर दिया। ईमान पत्थर की तरह जम गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई इंसान इतना जालिम कैसे हो सकता है।
वो फिर से दरवाज़ा पीटने लगी। चाची, आरजू, कोई है, खुदा का खौफ करो। मगर अंदर से अब कोई जवाब नहीं आया, बल्कि बत्ती भी बुझा दी गई। ईमान मायूसी और टूटे दिल के साथ बारिश में भीगती हुई वापस पोर्च की तरफ दौड़ी। शायद वो गेट खोलकर सड़क तक पहुंच सके और कोई रिक्शा ही उसे मिल जाए। हालांकि इस तूफान में ये नामुमकिन था। वो गेट की तरफ दौड़ रही थी। कीचड़ में उसका पैर फिसला और वो मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ी। उसके घुटने और कोहनियाँ छिल गईं, कपड़े कीचड़ में लथपथ हो गए और वो वहीं जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। या अल्लाह, कोई मदद भेज दे, मेरी माँ को बचा ले। उसकी फरियाद आसमान के शोर को चीरती हुई ऊपर तक पहुंच गई। अचानक अंधेरे को चीरती हुई तेज हेडलाइट्स की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी। गेट खुला और जारून की काली गाड़ी तेजी से अंदर दाखिल हुई। जारून आज एक लेट नाइट मीटिंग से लौट रहा था। बारिश में पोर्च के फर्श पर बैठी एक लड़के को देखकर उसने फौरन ब्रेक लगाए। वो गाड़ी से उतरा नहीं, बल्कि लगभग छलांग लगाकर बाहर आया था। बारिश ने पल भर में ही उसका महंगा सूट भिगो दिया। ईमान, जारून ने हैरानी और सदमे से उसे देखा। यहाँ क्या कर रही हो? ईमान ने भीगी आंखों से उसे देखा। उस वक्त उसे जारून में कोई अकड़ू अमीर ज़्यादा नहीं, बल्कि उम्मीद की एक किरण नजर आई। वो लड़खड़ाती हुई उठी और उसकी कमीज पकड़ ली। जारून भाई, मेरी माँ, वो मर जाएंगी, प्लीज़ अस्पताल। ताई ने दरवाज़ा नहीं खोला। उसकी आवाज़ हिचकियों में टूट रही थी। जारून का चेहरा एक पल में ही गुस्से से तमतमा उठा। उसने एक नज़र बंद दरवाजे पर डाली और फिर ईमान का हाथ थामकर उसे सहारा दिया। चलो मेरे साथ। उसने न कोई सवाल किया, न कोई सफाई मांगी। वो ईमान के साथ दौड़ता हुआ पिछवाड़े वाले कमरे में गया। निघत बेगम की हालत बेहद नाजुक थी। जारून ने एक पल भी जाया किए बिना निघत बेगम को अपनी मजबूत बाहों में उठा लिया। उसका अपना सूट, उसकी गाड़ी, सब कुछ उस वक्त बेमानी था। उसने निघत बेगम को गाड़ी की पिछली सीट पर लिटाया और ईमान को आगे बैठने का इशारा किया। गाड़ी तूफान की तरह अस्पताल की ओर भागी। रास्ते भर ईमान बार बार पीछे मुड़कर माँ को देखती रही और आयतुल कुर्सी का विर्द करती रही, जबकि जारून बेहद महारत और रफ्तार से ड्राइविंग कर रहा था। उसका चेहरा बेहद संजीदा था, मगर आंखों में ईमान के लिए ऐसी फिक्र थी जिसे वो खुद भी समझ नहीं पा रहा था। अस्पताल पहुंचते ही जारून ने इमरजेंसी वार्ड में मानो कयामत खड़ी कर दी। डॉक्टर फौरन हरकत में आ गए और इलाज शुरू हुआ। ईमान बाहर बेंच पर भीगी हुई और कांपती बैठी थी। सर्दी उसकी हड्डियों में उतर चुकी थी। जारून कहीं गया और थोड़ी देर के बाद एक गर्म कॉफ़ी का कप और एक शॉल लेकर लौटा। उसने चुपचाप शॉल ईमान के कंधों पर डाली। ईमान ने चौंक कर उसे देखा। पी लो, हिम्मत की ज़रूरत है तुम्हें। जारून की आवाज़ नरम थी। वही जारून जो हमेशा तंज करता था, आज उसकी आवाज़ में मरहम था। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर बाहर आए। हालत खतरे से बाहर है, मगर मरीज बेहद कमज़ोर हैं। लगता है उन्हें कई महीनों से सही खाना और दवाई नहीं मिली। ये सिर्फ बीमारी नहीं, बल्कि लापरवाही का नतीजा है। अगर आज लाने में आधा घंटा भी देर होती ना, तो वो नहीं बचती। डॉक्टर के शब्द ईमान के दिल पर बोझ बन गए। वो शर्मिंदा थी, मगर जारून की मुट्ठियां बंद हो गईं। उसने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर, अब कोई लापरवाही नहीं होगी। आप बेहतरीन इलाज शुरू करें, पैसों की चिंता मत करें, बस वो स्वस्थ होनी चाहिए। जारून वार्ड के अंदर गया। निघत बेगम आधी बेहोशी में थीं। जारून उनके सिरहाने खड़ा हुआ और धीरे से बोला, आंटी, आप चिंता मत करें, आपके बुरे दिन ख़त्म हो गए, अब आपका बेटा आ गया है। ईमान दरवाजे पर खड़ी ये सब सुन रही थी। उसे समझ नहीं आया कि जारून खुद को उनका बेटा क्यों कह रहा है और वो इतना दयालु क्यों है, मगर उस वक्त उसके दिल में जारून के लिए अपार एहसानमंदी थी। उसने सोचा कि ये आदमी बाहर से पत्थर है, मगर अंदर शायद इंसान है। अगली सुबह सूरज निकलते ही हवेली में नया हंगामा खड़ा था। रात की घटना की खबर ताई और चाची को हो चुकी थी, मगर वे शर्मिंदा होने की बजाय इस बात पर भड़क गई थीं कि जारून ने दोनों माँ बेटी को साथ ले गया था, लेकिन उन्हें अपनी सफाई देने का मौका नहीं मिला, क्योंकि आज बहुत बड़ा दिन था। जारून की माँ बेगम सरबत सिकंदर लंदन से आ रही थीं। पूरे घर को दुल्हन की तरह सजाया गया था। ताई और चाची ने अपनी बेटियों को ऐसे तैयार किया जैसे किसी मुकाबला हुस्न के लिए भेज रही हों। आरजू ने लाल रंग का शरारा पहना था और फरवा ने हल्के नीले रंग का फैंसी गाउन। दोनों के चेहरों पर नकली मुस्कानें सजी थीं। जारून, जो रात भर जगा हुआ था और अस्पताल से होकर आया था, फ्रेश होकर लॉन्ज में मौजूद था।
वो आज पारंपरिक सफ़ेद शलवार कमीज और काले वेस्ट कोट में था और मानो कयामत ढा रहा था। ईमान भी अस्पताल से वापस आ चुकी थी क्योंकि माँ की हालत अब बेहतर थी और उन्हें छुट्टी दिलाकर वो घर ले आई थी। कल रात से और अब तक उनकी हालत में काफ़ी सुधार आया था। ताई ने उसे कड़क आवाज में आदेश दिया था कि वो मेहमानों के सामने ना आए और सिर्फ पर्दे के पीछे रहकर खाने का इंतजाम देखे। ईमान ने थकी हुई आंखों और पीले चेहरे के साथ हमेशा की तरह सिर झुका लिया। वो रसोई के दरवाजे की ओट में खड़ी थी। गाड़ी का हॉर्न बजा और बेगम सरबत सिकंदर अत्यंत गरिमा के साथ अंदर दाखिल हुई। वो एक नजाकत और समझदारी से भरी महिला थीं, जिनकी शख्सियत में जारून जैसी ही तेज बुद्धिमानी झलक रही थी। ताई और चाची ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्हें फूलों के हार पहनाए गए। आरजू और फरवा बारी बारी आगे बढ़ी और झुककर सलाम किया। माशाअल्लाह, कितनी प्यारी बच्चियां हैं, सरबत बेगम ने औपचारिक रूप से कहा। ताई तुरंत बोली, भाभी, ये आरजू तो बिल्कुल घर गृहस्थी में माहिर है। कल से आपकी स्वागत की तैयारियों में जुटी हुई है। चाची ने भी लफ्ज दिया। और फरवा तो इतनी समझदार है, बिल्कुल जारून के स्वभाव जैसी, मॉडर्न और पढ़ी लिखी। जारून चुपचाप खड़ा मुस्कुरा रहा था, एक ऐसी मुस्कान जो तूफान से पहले की खामोशी जैसी थी। सरबत बेगम ने जारून की ओर देखा। माँ और बेटे की नज़रें मिली और एक खामोश संदेश का आदान प्रदान हुआ। सब बहुत अच्छा है नुसरत भाभी, सरबत बेगम ने चाय का कप रखते हुए कहा। मगर जारून ने मुझे बताया था कि इस घर में एक और बेटी भी है, ईमान। ये नाम सुनते ही ताई और चाची के चेहरे का रंग उड़ गया। आरजू ने नाखुशी से मुंह बनाया। जी वो तो बस रसोई में रहती है, नौकरों के साथ घुल मिल गई है। उसका तो रंग रूप भी ऐसा नहीं कि आपके सामने आए, ताई ने जल्दी से कहा। जारून ने ऊंची आवाज में पुकारा, ईमान जरा यहाँ आए। आवाज में ऐसा आदेश था कि कोई रोक न सका। ईमान, जो सब सुन रही थी, कांपते हुए कदमों के साथ पर्दे के पीछे से बाहर निकली। उसने साधारण सा सूती जोड़ा पहना था, दुपट्टा अच्छी तरह ओढ़ा हुआ था, चेहरे पर मेकअप का नामो निशान नहीं था। मगर रात भर के जागने और परेशानी ने उसकी आंखों में जो वीरानी और मासूमियत पैदा की थी, वो किसी भी मेकअप से अधिक आकर्षक थी। वो नजरें झुकाए खड़ी हो गई। सरबत बेगम ने उसे सिर से पैर तक देखा, फिर वो अपनी जगह से उठी। कमरे में सन्नाटा सा छा गया। सभी की नजरें सरबत बेगम पर थीं। वो धीरे धीरे चलते हुए आरजू और फरवा के पास से गुजरी और सीधी ईमान के सामने जाकर रुक गईं। ईमान ने घबराकर सिर उठाया। सरबत बेगम ने स्नेह से उसके सिर पर हाथ रखा। हीरे को जितना भी मिट्टी में दबा दो, उसकी चमक नहीं छिपती, उन्होंने धीमी आवाज में कहा। फिर उन्होंने अपने पर्स से एक प्राचीन मखमली डिबिया निकाली। ताई और चाची की सांसें थम गईं। सरबत बेगम ने डिबिया खोली। उसमें एक अत्यंत कीमती पारिवारिक पन्ना और हीरे की अंगूठी जगमगा रही थी। उन्होंने ईमान का दायां हाथ अपने हाथ में लिया। ईमान के हाथ खुरदरे और ठंडे थे और अंगूठी वाली उंगली पर हल्का सा जलने का निशान था। सरबत बेगम ने उस हाथ को चूमा और सबके सामने वो अंगूठी ईमान की तीसरी उंगली में पहना दी और ईमान का मुंह हैरानी से खुल गया। उसकी आंखें फैल गईं। उसे लगा शायद वो कोई सपना देख रही है। कमरे में जैसे बम फट गया। ताई नुसरत का रंग काला पड़ गया। वो कुर्सी की पीठ पकड़कर खड़ी रह गई, जैसे पैरालाइज हो गया हो। चाची शगुफ्ता के हाथ से प्लेट गिरने वाली थी। आरजू और फरवा के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगीं। ये आप क्या कर रही हैं भाभी? ताई की आवाज़ में चीख थी। इस 2 टके की लड़की को, हमारे घर की नौकरानी को जारून की पत्नी बनाएंगी? जारून, जो अब तक शांत था, आगे बढ़ा और ईमान के कंधे पर मजबूती से हाथ रखकर उसे अपनी शरण में ले लिया। ये नौकरानी नहीं, बल्कि इस घर की असली वारिस है ताईजान। जारून की आवाज़ गरजदार थी। और सिर्फ घर की नहीं, ये जारून सिकंदर के दिल की भी वारिस है। मुझे गुड़ियाँ सजाने का शौक़ नहीं, मुझे एक हमसफ़र चाहिए, और वो मुझे उस बारिश वाली रात में कीचड़ में लथपथ माँ के कदमों में मिली, ना कि मेकअप की परतों में। ईमान ने भीगी पलकों से जारून को देखा, जिसकी आंखों में अब कोई तंज नहीं था, सिर्फ मालिकाना हक का एहसास था। वो हैरान खड़ी थी। अंगूठी उसकी उंगली में भारी लग रही थी, मगर जारून का साथ उससे कहीं अधिक मजबूत महसूस हो रहा था। ये उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा झटका था और उसके विरोधियों के लिए सबक। हवेली के ड्राइंग रूम में जैसे समय थमसा गया था। सरबत बेगम के हाथों से पहनाई गई वो हीरे की अंगूठी ईमान की खुरदरी उंगली में सितारों की तरह चमक रही थी।
मगर उसकी चमक ने ताई नुसरत और चाची शगुफ्ता की आंखों को चकाचौंध कर दिया और दिलों को काला कर दिया था। कमरे में छाया सन्नाटा किसी तूफान का संकेत था, जिसे ताई नुसरत की हिस्ट्रियारियाई चीख ने तोड़ दिया। ये हरगिज नहीं हो सकता, ये धोखा है। ये लड़की जरूर तुम लोगों पर कोई जादू कर गई है। एक नौकरानी इस घर की बहू, और मेरी आरजू का क्या? हमने बरसों इंतजार किया है इस रिश्ते के लिए। ताई अपना आपा खो चुकी थी, उनका चेहरा गुस्से से बिगड़ चुका था। जारून, जो अब तक ईमान के कंधे से कंधा मिलाकर एक मजबूत दीवार की तरह खड़ा था, एक कदम आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर ऐसी ठंडी मुस्कान थी जो गुस्से से अधिक भयानक लग रही थी। बस, बहुत हो गया ताईजान। जारून की आवाज़ धीमी थी, मगर उसमें ऐसी गूंज थी कि हॉल में मौजूद फानूस भी कांपते महसूस हुए। रिश्तों का इंतजार नहीं किया जाता, बल्कि रिश्तों का सम्मान किया जाता है, जो आपने कभी नहीं किया। आप लोग जिस लड़की को नौकरानी कह रही हैं, वो आज से मिसेज जारून सिकंदर है, और मेरी पत्नी की बेइज्जती मैं अपनी बेइज्जती समझता हूँ। जारून ने दो टूक फैसला सुना दिया था। फरवा और आरजू के चेहरे सफ़ेद पड़ गए। हारे हुए कदमों से अपने अपने कमरों में चली गईं। अब उन्हें ये बनावटी चोला उतार कर भी फेंकना था, जो उन्होंने ज़बरदस्ती अपने वजूद पर सजाया हुआ था। उसी दिन उसी समय नज़दीकी मस्जिद के मौलवी साहब को बुलाया गया। ईमान, जो अब तक सदमे और खुशी के मिले जुले एहसास में थी, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सपना है या हकीकत। उसने वही साधारण सूती जोड़ा पहना था, मगर सरबत बेगम ने अपने सिर से लाल दुपट्टा उतार कर ईमान के सिर पर रखा तो उसका चेहरा चौदवी के चांद की तरह दमक उठा। कबूल है कि 3 शब्दों ने ईमान की तकदीर बदल दी थी। ये निकाह बेहद सादगी से हुआ, जिसमें गवाह हवेली के पुराने नौकर थे, जो खुशी से रो रहे थे। इस हवेली के नौकरों ने अपनी आंखों से उस मासूम सी जान पर बहुत से जुल्म होते देखे थे, और आज जब उसकी ज़िंदगी में खुशियों ने दस्तक दी थी तो उनकी आंखें भी नम हो गई थीं। सभी नौकरों ने सच्चे दिल से उस लड़की की खुशहाल ज़िंदगी के लिए दुआएं मांगी थीं, जबकि ताई, चाची और उनकी बेटियां कोने में खड़ी मातम मना रही थीं। निकाह के तुरंत बाद जारून ने ऐलान किया कि वो ईमान और निगहत बेगम को लेकर अपने नए घर जा रहा है। ताई नुसरत ने राहत की सांस ली कि चलो बला टले, घर तो उन्हीं के पास रहेगा। जारून ने सही, अब उनकी बेटी के लिए किसी और अमीरजादे को फंसाने की कोशिश करेंगे, मगर भी नहीं जानती थी कि जारून अभी अपना आखिरी पत्ता खेलने वाला है। ईमान ने कांपते हाथों से माँ को व्हील चेयर पर बिठाया। निगहत बेगम की आंखों में होश की झलक थी। रात से ही उनकी तबीयत सुधरने लगी थी, चेहरे पर भी रौनक उतर आई थी, और बीमारी काफ़ी हद तक कंट्रोल होने लगी थी। और आज उन्हें भी एहसास हो गया था कि उनकी बेटी, जो बरसों से लोगों के जुल्म सितम को सह रही थी, आज उसकी आज़ादी का दिन था, और उसकी ज़िंदगी में बेशुमार खुशियाँ उसका इंतजार कर रही थीं। बेटी की अपार खुशियाँ देखकर निगहत बेगम की आंखों में आंसू आ गए थे। वो बेटी के सिर पर हाथ रखकर उसे दुआएं दे रही थीं। जारून ने खुद आगे बढ़कर व्हीलचेयर थामी। जब वे पोर्च में पहुंचे तो बारिश थम चुकी थी और धुली हुई हवा में खुशबू थी। जारून ने ईमान को गाड़ी में बिठाया और खुद ड्राइविंग सीट संभाल ली। गाड़ी हवेली के फाटक से निकली तो ईमान ने मुड़कर उस घर को देखा, जहां उसने बचपन से जवानी तक सिर्फ दुख सहे थे, मगर आज वो वहां से सिर उठाकर जा रही थी। करीब आधे घंटे की ड्राइव के बाद गाड़ी डिफेंस के एक शांत इलाके में एक आधुनिक शैली के बंगले के सामने रुकी। यह हवेली की तरह प्राचीन और रहस्यमय नहीं था, बल्कि खुला, रोशन और हवादार था, जिसमें लॉन में ताज़ा खिले गुलाब महक रहे थे। घर के स्टाफ ने गर्मजोशी से स्वागत किया। जारून ने सबसे पहले निगहत बेगम को उनके लिए तैयार किए गए आरामदायक कमरे में शिफ्ट किया, जहां 2 नर्स पहले से मौजूद थीं। डॉक्टरों की टीम ने जारून को यकीन दिलाया कि अब वो बेहतरीन हाथों में हैं। माँ को सुकून में देखकर ईमान की आंखों से शुक्रगुजारी के आंसू बह निकले। वो बाहर लॉन्ज में आई तो जारून वहीं खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। खुश आमदीद मिसेस सिकंदर, जारून ने मुस्कुराकर कहा। ईमान झिझकते हुए सोफे पर बैठी। जारून जी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपका धन्यवाद कैसे करूं। आपने मुझ जैसी मामूली सी लड़की के लिए। जारून ने उंगली उसके होंठों पर रखकर उसे चुप कराया। मामूली मत कहो, तुम अनमोल हो। अभी वो बात कर ही रहे थे कि जारून का फ़ोन बजा। उसने कॉल रिसीव की और स्पीकर पर डाल दिया। दूसरी तरफ से ताई नुसरत की घबराई हुई सी आवाज़ आई। जारून बेटा, ये पुलिस और वकील यहाँ क्यों आए हैं? ये क्या कह रहे हैं?
कि हमें घर खाली करना होगा? ये क्या मजाक है? जारून ने ईमान की तरफ देखा और फिर फ़ोन पर बेहद ठंडे लहजे में कहा, ये मजाक नहीं है, इंसाफ है ताईजान। आप लोग जिस हवेली में रह रही हैं वो लियाकत अंकल की थी और कानूनी तौर पर इसकी वारिस ईमान है। आप लोगों ने गैर कानूनी कब्जा किया हुआ था। मेरे डैड के पास इस घर के असली कागजात थे जो मैं लंदन से लाया हूँ। मैंने वकील को कह दिया है कि आपके पास सिर्फ 24 घंटे हैं घर खाली करने के लिए। फ़ोन के दूसरी तरफ से चीखो पुकार और माफ़ी मांगने की आवाज़ें आने लगीं। चाची शगुफ्ता भी रोते हुए फ़ोन पर आईं। बेटा हम कहाँ जाएंगे? सड़क पर आ जाएंगे हम। खुदा का वास्ता ऐसा मत करो। ईमान ने ये सब सुना। उसके चेहरे पर एक पल के लिए कठोरता आई। वो सभी अत्याचार याद आए जब उसे भूखा रखा गया, जब माँ को दवा नहीं दी गई, जब उसे नौकरानी बनाकर रखा गया। जारून ने सवालिया निगाहों से ईमान को देखा, जैसे पूछ रहा हो कि अब फैसला तुम्हारा है। उन्हें निकाल दो ईमान, उन्होंने तुम पर बहुत जुल्म किए हैं। जारून ने उसे उकसाया। ईमान उठी और धीरे धीरे चलते हुए जारून के करीब आई। उसने जारून के हाथ से फ़ोन लिया। दूसरी तरफ सन्नाटा छा गया। वे लोग सांस रोके ईमान के फैसले का इंतजार कर रहे थे। ताईजान, ईमान की आवाज़ में ठहराव था। मैं ईमान बोल रही हूँ, वही ईमान जिसे आपने कल रात बारिश में धकेल कर बाहर निकाला था। दूसरी तरफ से सिसकियाँ उठीं। मेरा दिल चाहता है आप लोगों को वैसा ही महसूस कराऊं जैसा मैंने और मेरी माँ ने बरसों तक महसूस किया, बेघर, लावारिस और बेबस। जारून ने अपनी प्यार भरी नज़रों से अपनी पत्नी को देखा। लेकिन ईमान ने गहरी सांस ली। लेकिन मैं लियाकत साहब की बेटी हूँ। मेरा जर्फ आप जैसा नहीं। मुझे वो घर नहीं चाहिए, क्योंकि वो घर अब मेरे लिए सिर्फ एक बुरी याद है। मुझे मेरा घर मिल गया है और मेरा घर वो है जहाँ मेरा रक्षक मेरे साथ है। आप लोग उस हवेली में रहें। बस इतना याद रखिएगा, ये खैरात इस लड़की ने दी है जिसे आप 2 टके की समझती थीं। ईमान ने फ़ोन काटकर जारून को पकड़ लिया। जारून हैरानी और बेइंतहा प्यार से उसे देख रहा था जो उससे लिपटी हुई थी। तुमने उन्हें माफ़ कर दिया? वो इसके काबिल नहीं थे। ईमान ने मुस्कुराकर नाम में सिर हिलाया। मैंने उन्हें माफ़ नहीं किया जारून, मैंने उन्हें अपने एहसान के नीचे दबा दिया है। घर से निकाल देती तो शायद वे मजलूम बन जाते, लेकिन अब जिंदगी भर शर्मिंदा रहेंगे। जब भी उस घर के दरो दीवार को देखेंगे तो उन्हें एहसास होगा ये छत उन्हें खैरात में मिली है। और वैसे भी नफ़रत का बोझ उठाकर मैं इस नए घर में नहीं आना चाहती थी। जारून ने अचानक ईमान के हाथ थाम लिए और उन्हें चूम लिया। मैंने कहा था ना, मुझे हीरे की पहचान है। तुम वाकई मेरे दिल की बारिश हो। रात भीग चुकी थी। नए घर की छत पर हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, बिल्कुल वैसी ही बारिश जैसी उनकी पहली मुलाकात पर थी। मगर आज ये बारिश दर्द नहीं सुकून दे रही थी। जारून और ईमान छत की रेलिंग के साथ खड़े थे। ईमान ने एक खूबसूरत शॉल ओढ़ रखी थी और जारून ने उसके चारों ओर अपनी बाहें फैला रखी थीं। सामने के शहर रोशनी में नहा रहा था। ईमान, जारून ने फुसफुसाते हुए कहा। ईमान ने पलकें उठाकर उसे देखा। जी, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कब दिल दिया था? जारून ने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा। ईमान ने मासूमियत से सिर हिलाया। उस पहली रात जब तुम मेरे महंगे जूतों पर गिर गई थीं। ईमान ने शरारत से पूछा। जारून हंस पड़ा। नहीं, तब तो मुझे तुम पर बहुत गुस्सा आया था। प्यार तो मुझे तब हुआ जब मैंने तुम्हें उस टूटी हुई खिड़की से छुपकर पेंटिंग करते हुए देखा था। तुम तूफान बना रही थी मगर तुम्हारे चेहरे पर सुकून था। मैंने तब सोचा कि जो लड़की इतने दुखों के बीच रहकर भी अपने अंदर की कला को मरने नहीं देती, वो कितनी मजबूत होगी। मुझे ऐसी ही जीवन साथी चाहिए थी जो मेरी बेरंग दुनिया में हकीकत का रंग भर सके। ईमान की आंखों में नमी चमक उठी। मुझे लगा आपको आरजू या फरबा जैसी मॉडर्न लड़कियां पसंद आएंगी। मैं तो बहुत साधारण हूँ। जारून ने उसका चेहरा अपने हाथों के प्याले में भर लिया। सादगी ही तो सबसे बड़ी आकर्षक है ईमान। तुम उस कॉफ़ी जैसी हो जिसमें चीनी कम हो मगर उसकी खुशबू और असर लंबे समय तक रहता है। वे लड़कियाँ सोडा वाटर थीं। जोश दिखाया और सब खत्म। तुम सुकून हो। और जारून सिकंदर को अब जिंदगी में सिर्फ सुकून चाहिए और सुकून की तरह मुझे अभी इसी और सुकून की ज़रूरत तो मुझे अभी इसी वक्त हो रही है जो मुझे सिर्फ तुम अपनी बाहों में समेट कर दे सकती हो। उसकी बात पर ईमान के गाल लाल हो गए। जारून ने जेब से एक छोटी सी चीज़ निकाली। वो वही पेंट ब्रश था जो ईमान उस रात इस्तेमाल कर रही थी। ये मैंने वहाँ से चुरा लिया था, जारून ने शरारत से कहा। क्यों? ईमान हैरान हुई। ताकि मैं अपनी ज़िंदगी का कैनवस तुम्हारे हवाले कर सकूं ईमान।
क्या तुम मेरे बेरंग दिनों को अपने रंगों से सजा दोगी? ईमान ने मुस्कुराते हुए ब्रश थामा और जारून के सीने पर रख दिया। मैं कोई बहुत बड़ी आर्टिस्ट तो नहीं हूँ जारून साहब, मगर वादा करती हूँ कि आपकी ज़िंदगी में कभी उदासी का सलेटी रंग नहीं आने दूंगी। जारून ने उसे और करीब कर लिया। बारिश तेज हो गई थी, मगर उन्हें परवाह नहीं थी। वैसे एक बात कहूँ, जारून ने उसके कान में फुसफुसाया। जी? अब कॉफ़ी में चीनी मत रखना, क्योंकि तुम्हारे आने से मेरी ज़िंदगी में मिठास तो वैसे ही आ गई है। कॉफ़ी मुझे कड़वी ही पसंद है। ईमान ने खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसकी हंसी की खनक बारिश के शोर में शामिल हो रही थी, एक हसीन राग बन गई थी। दूर कहीं हवेली में सन्नाटा पसरा हुआ था, मगर यहाँ दो दिलों की दीपक जल चुके थे, जो अब आंधियों में भी बुझने वाले नहीं थे। ये कहानी एक टूटी हुई लड़की की थी, जो अब एक रानी बन चुकी थी, और एक अहंकारी राजकुमार की, जो प्यार का फकीर था। प्यार जीत गया था और नफरत को हमेशा के लिए हार मिली थी। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। ऐसी और रोमांटिक और प्यारी प्यारी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई और रोमांटिक सी कहानी के साथ।